नमस्कार, मैं रविश कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर हुई है वसूली के आरोप में। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के कहने पर वहां के तिलक नगर थाने में दर्ज इस एफआईआर में ईडी के अनाम अधिकारियों के अलावा बीजेपी के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी नाम हैं। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कटील का नाम एफआईआर में लिखवाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद से भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही है। सिद्धारमैया ने कह दिया वे इस्तीफा नहीं देंगे, मगर उनका यह भी कहना है कि बीजेपी की ही मांग के तर्ज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस पर जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा क्यों देना चाहिए। क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा सीतारमण के निजी खाते में गया है? क्या उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और आपकी तरह खुद को लाभ पहुंचाया है? वित्त मंत्रालय, ईडी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर क्या इसी राजनीति का नतीजा है? कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर तो बीजेपी के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बार बार जोर दिया कि यह एफआईआर कोर्ट के कहने पर हुई है। केंद्र सरकार पर यह पहली बार आरोप नहीं लगा है। आरोप लगता है कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और खबरें यहां वहां छपकर या नहीं छपकर समाप्त हो जाती हैं। वित्त मंत्री पर वसूली का आरोप लग जाए, खुद वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि पत्रकार लगे हाथ उनसे माधवी बुच के बारे में भी सवाल कर सकें। कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन वित्त मंत्री ने तो तब भी इस्तीफा नहीं दिया जब यह वीडियो वायरल हुआ। कोयंबटूर के बिजनेसमैन श्रीनिवास वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। कसूर क्या था इनका? यही कि वित्त मंत्री के सामने भरी सभा में जीएसटी की परेशानी सुना दी और लोग हंस दिए। यह वीडियो वायरल हुआ और बहस हुई, लेकिन वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा, ना इस्तीफा दिया। यह वीडियो बीजेपी के ही सदस्य ने रिकॉर्ड किया। बीजेपी के ही एक अन्य सदस्य ने फेसबुक पर इसे पोस्ट किया। उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। वित्त मंत्री ने परवाह तक नहीं की कि इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि क्या हुआ था। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया कि जीएसटी को लेकर परेशानी थी, सामान्य सी बात थी, मगर लोगों की समस्या सुनना बीजेपी की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर एक बिजनेसमैन को वित्त मंत्री के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए तो सबने देखा, लेकिन क्या सिर्फ एक एफआईआर के दम पर यकीन किया जा सकता है कि वित्त मंत्री खुद वसूली में शामिल रही होंगी? हम अभी केवल उनकी बात कर रहे हैं। इसी केस में आरोप ईडी पर भी है, उसकी भी बात करेंगे। पहले सुनते हैं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। एक जांच होती है प्राथमिक रूप से, उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है। प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं। आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई कर्नाटक में इस एफआईआर में। एफआईआर में क्या कहा गया है? एक्यूज्ड 1 वित्त मंत्री, एक्यूज्ड 2 ईडी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 3 बीजेपी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 4 नलिन कुमार कटील एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयरर्स। इसका भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन दे रहे हैं इसका भी आप। Conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused 4 at the Karnataka state level. A1, that is the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में।
और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आरोप छोटे नहीं हैं, केवल वित्त मंत्री पर नहीं लगे हैं, ईडी पर भी वसूली के आरोप लगे हैं, बीजेपी के नेताओं पर भी लगे हैं। क्या ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसे संदेह का लाभ मिले? अर्थात आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईडी एक पेशेवर संस्था है, अवैध गिरफ्तारी और अवैध वसूली से इसका दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन इस खबर को ध्यान में रखिए, एमएलए सुरेंद्र पनवार की गिरफ्तारी को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा? यही कि ईडी द्वारा दर्ज गिरफ्तारी का आधार कानून में इनडिफेंसिबल है, यानी इसका बचाव भी नहीं किया जा सकता। यह पिछले हफ्ते की बात है। अवैध रूप से एक विधायक को उठाकर जेल में डाल दिया गया, 68 दिनों तक जेल में रहे। पूरा केस हाईकोर्ट में ही ध्वस्त हो गया और सुरेंद्र पनवार को बरी कर दिया गया। अवैध रूप से ईडी ने संजय राउत को भी गिरफ्तार किया, 100 से अधिक दिनों तक जेल में रहे। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने सुरेंद्र पनवार को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। 68 दिनों में ही ईडी का यह केस समाप्त हो गया। तब तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईडी के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो क्या एक एफआईआर को लेकर वित्त मंत्रालय जांच करेगा कि ईडी के किन अफसरों ने कंपनियों पर कथित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए दबाव डाले? कैसे मुमकिन है ईडी की जांच होगी और वित्त मंत्री की नहीं होगी? यह कैसे संभव है? अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाली ईडी के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यह तो इसी अगस्त की खबर है। सीबीआई ने ईडी के एक अधिकारी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वह मुंबई के एक सुनार से 20 लाख वसूल रहा था। संदीप सिंह सीबीडीटी में सहायक निदेशक थे, पकड़े गए। आपको ऐसी कई और खबरें मिल जाएंगी। इसी मामले में ईडी के एक अन्य अधिकारी आलोक कुमार पंकज की भी जांच हो रही थी, मगर पूछताछ के कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। पिछले साल अगस्त की यह खबर, सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री को 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पवन खत्री शराब व्यापारी अमनदीप ढल से कथित रूप से घूस मांग रहे थे और बदले में दिल्ली आबकारी नीति केस से उनका नाम वापस लेने का वादा कर रहे थे। ईडी के 2 अन्य कर्मचारियों यूडीसी नितेश कोहर और बीरेंद्र पाल सिंह के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया। इस मामले में आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। यह खबर देख लीजिए, पिछले हफ्ते की है। बेंगलुरु पुलिस ने सेंट्रल जीएसटी के 4 अफसरों को गिरफ्तार किया। इनके यहां से 69 लाख कैश और 306 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आरोप है कि इन्होंने एक बिजनेसमैन को धमकाकर 1.5 करोड़ की अवैध वसूली की है। बेंगलुरु पुलिस जांच कर रही है कि इन अफसरों ने दूसरे अफसरों को भी धमकाया होगा या नहीं। सेंट्रल जीएसटी के अफसर भी वित्त मंत्रालय के तहत आते हैं। ऐसे तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। क्या यह कोई 7वां अजूबा है? ईडी पर आरोप लगना कि इसके अफसरों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए कथित रूप से धमकाया होगा। हो सकता है कि बड़ी कंपनियां आराम से खंडन भी कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हमने खुशी खुशी 200-300 करोड़ का चंदा यूं ही दे दिया। लेकिन आप इस विभाग का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। अवैध वसूली और अवैध गिरफ्तारी के मामले में जब ईडी के खिलाफ अवैध रूप से गिरफ्तारी के आरोप सही पाए जा चुके हैं, कोर्ट ने पाया है, तो इसके अफसरों पर वसूली के आरोपों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेना भी वसूली है। बेंगलुरु में एफआईआर कोर्ट के कहने पर हुई है। एफआईआर करने वाली संस्था जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने
अपनी शिकायत में कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कतील का भी नाम लिया। शिकायत में आरोप है कि स्टरलाइट और वेदांता कंपनी पर ईडी द्वारा कई मौके पर छापे मारे गए, जिसके कारण इन कंपनियों को अप्रैल 2019, अगस्त 2022, नवंबर 2023 में 230 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि चुनावी चंदे के लिए कंपनियों पर दबाव डाला गया। कंपनियों ने अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन जब बीजेपी एफआईआर के दम पर इस्तीफा मांग सकती है, तब फिर विपक्ष इसे उठाने से क्यों चूक जाए, खासकर तब जब आरोप केवल वित्त मंत्री पर नहीं बल्कि उनके विभाग के तहत आने वाली ईडी पर लगे हैं, जिसके बारे में कोर्ट के तमाम फैसले अब आपके सामने हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईडी भाजपा की कलेक्शन एजेंट है। बीजेपी के खाते में जो पैसा गया है और जाता है, सब ईडी के माध्यम से जाता है। एजेंट को वसूली का टारगेट दिया जाता है। ईडी और सीबीआई इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाएं हैं और ये भाजपा नेताओं की मिलीभगत से है। इसके लिए पीएम और वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गए और लोकसभा चुनावों के समय मीडिया से इंटरव्यू में कहने लगे कि ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, जिसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने लिया, कहां दिया और कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड था। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम ईवी होता तो आपके पास जानकारी होती, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। अगर कथित रूप से वसूली से आ रहा है पैसा, छापे के बाद आ रहा है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बाकायदा असंवैधानिक कहा था, यह नहीं कहा था कि छोटी मोटी कमियां हैं, इसे ठीक कर लें। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया क्योंकि कमियां बहुत बड़ी थीं और वो ये थी कि बॉन्ड अपने आप में असंवैधानिक है, देश के संविधान के खिलाफ जाता है। इतनी बड़ी बात को प्रधानमंत्री मोदी छोटी मोटी कमियां बताते हैं। और रही बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चलता है कि पैसा कहां से आया, वो तो इस एफआईआर में दर्ज आरोपों से पता चल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री इसकी जांच कराएंगे? फरवरी 2024 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप याद कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह केवल फायदे का लेन देन है, क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब यही हुआ कि हजारों करोड़ रुपए का चंदा लो और बदले में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है, सूचना के अधिकार के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉरपोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी जानकारी पब्लिक में डाल दी। किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, कब खरीदा है और किन किन पार्टियों को फायदा पहुंचा है। ये 21 मार्च 2024 को ये जानकारी प्रकाशित हुई। उसी 2 दिन बाद यानी कि 31 मार्च 2024 को हमारी पार्टी ने उस जानकारी को लेकर पाइथन कोड, आपको याद होगा, पाइथन कोड के इस्तेमाल करके हम लोगों ने 4 रास्ते ढूंढ निकाले जिससे ये षड्यंत्र रचा गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ये 4 रास्ते क्या थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, ये सीधा रास्ता था, चंदा दो धंधा लो। दूसरा रास्ता था ठेका लो धंधा चंदा दो। क्या फर्क है इन दोनों में?
पहला रास्ता चंदा दो धंधा लो, ये प्रीपेड हो गया। दूसरा रास्ता जो था ठेका लो चंदा दो या रिश्वत दो, उसको कह सकते हैं रिश्वत दो, ये पोस्ट पेड हो गया। तो पहला रास्ता प्रीपेड था रास्ता, दूसरा रास्ता पोस्ट पेड रास्ता था। अब देखिए तीसरा रास्ता क्या था जो इस एफआईआर के संदर्भ में अहम महत्व रखता है। जब ईडी यह कर सकती है तो क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि कहीं इसके अफसर वसूली में शामिल तो नहीं? रही बात वित्त मंत्री के इस्तीफे की, तो अगर नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देना होता तो वो कब की पूर्व वित्त मंत्री हो चुकी होती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।